नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामना। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक अनोखे बुलेटिन के साथ जिसका नाम है समाचार का सच, जिसमें मैं आपको देश के प्रमुख राज्य के कुछ न्यूज़ की जानकारी दूंगा। विभिन्न स्टेट के न्यूज़पेपरों ने और उसके न्यूज़ पोर्टल ने आप लोगों को किस तरीके से समाचार दिखाया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले एएनआई न्यूज़ एजेंसी का सबसे पहले एक न्यूज़ हम लोग एनालिसिस करते हैं और उन्होंने जो न्यूज़ दिया हुआ है वो डिटेल हम लोग समझे। तो सबसे पहले एक उन्होंने सनसनी एक न्यूज़ दी है, उसके बारे में पढ़े तो सिमी का एक न्यूज़ सामने आया हुआ है। सबसे पहले दिल्ली का, सिमी से ज़्यादा खतरनाक आतंकी संगठन पीएफआई है, ऐसा उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक न्यूज़ दिया हुआ है दिल्ली के बारे में। तो वो समाचार हम लोग समझे तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सिमी से ज़्यादा खतरनाक आतंकी संगठन है पीएफआई और खात्मा ज़रूरी है, ऐसी उन लोगों ने एक डिटेल सामने दी है और वो भी दिल्ली के बारे में। दिल्ली के न्यूज़ हम लोग गौर फरमाए तो वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और राजनीतिक हत्याओं, धर्म परिवर्तन के मामले में भी पीएफआई की भूमिका सामने नजर आती है। उस तरीके से एक आउटलुक मैगजीन है, वहां पर उन्होंने भी उनका एक सनसनी न्यूज़ सामने दिया हुआ है और एएनआई न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने भी एक न्यूज़ का वहां पर डिटेल दी है। वो हम लोग समझे तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मीन्स के पीएफआई पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी बीच राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भारत फर्स्ट और उसके साथ हिंदुस्तान फर्स्ट हिंदुस्तानी बेस्ड ने एक संयुक्त वहां पर रूप से एक नई दिल्ली में बैठक करके पीएफआई पर सरकार की पहल का एक समर्थन करते हुए उसके साथ तत्कालीन बैन करने की एक मांग की है। अब वो क्यों मांग की है, पीएफआई की एक्टिविटी क्या है, वो हम लोग यहाँ पर वो समाचार समझे और डिटेल समझे, क्योंकि ये अब तक की 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो वो समझना जरूरी है कि पीएफआई क्या है। उसके बारे में मैं थोड़ी और डिटेल पढ़ूं तो डिटेल ऐसी है कि मंच ने कहा कि जब भी इस देशद्रोही संगठन को लगता है कि उस पर कार्यवाही हो सकती है तब यह संगठन चूहे की तरफ बिल में घुस जाता है। डिटेल कुछ ऐसी बोल रहे हैं वो लोग, वहां के न्यूज़पेपर है वो और आउटलुक मैगजीन ने ये न्यूज़ सर्वे किया हुआ है, वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि परंतु जैसे ही लगता है कि खतरा टल गया है वैसे ही यह समाज में जहरीले सांप की तरह खतरनाक बन जाता है। ये संगठन पीएफआई संगठन के बारे में ये बात कर रहे हैं। अतः मंच सरकार से मांग करती है कि इस आतंकी संगठन को तत्काल प्रभाव से नेस्त नाबूद किया जाए, पीएफआई संगठन को बैन किया जाए, इस तरीके की मांग उठी है। दिल्ली सरकार ने वहां पर उसके ऊपर बैन करने की एक वहां पर रिपोर्ट भी मंगवाई है। तो क्या है ये रिपोर्ट, वो कुछ लिखा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल और शहीद अख्तर ने कहा कि एएनआई को इस एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन में जारी कैश, डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और तेजदार हथियार भी वहां पर बरामद हुए हैं और साथ ही इसमें 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी वहां पर किया गया है, जिसमें कई नेता और पीएफआई सदस्य शामिल थे। और उसी के साथ मंच के संयोजकों का मानना है कि यहां पर केंद्र सरकार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और तात्कालिक दौर पे इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो न्यूज़ आ रही है वो छापेमारी के दौरान जो कुछ भी सामने आया है वहां पर उसकी मदद से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का पूरा आधार बन जाता है। डिटेल कुछ ऐसी है और न्यूज़ में यहां पर फिर से पढ़ूं तो इसे लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें एएनआई चीफ अजीत डोभाल और उसके साथ एएनआई चीफ समेत तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे और जिसमें एएनआई चीफ अजीत डोभाल ने भी वहां पर एक पुख्ता रिपोर्ट जारी की थी कि ये सब सारे संगठन को बैन कर देना चाहिए। इसके साथ मंच का साफ तौर पर कहना यह है कि वह सरकार की कार्यवाही का समर्थन करता है और इस पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन पर अतिशीघ्र कठोरतम कार्यवाही की एक मांग होनी चाहिए। उसके साथ ही पीएफआई का एक कच्चा चिट्ठा भी सामने आया हुआ है, वो डिटेल में यहाँ पर पढ़ूं क्योंकि इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो न्यूज़ हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो मैं डिटेल पढ़ूं तो उसके ऊपर कुछ न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं कि मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद वहाँ पर ने कहा कि जो आंकड़े
और सबूत पाए गए हैं उसके मुताबिक सिमी से भी अत्यधिक खतरनाक उग्रवादी संगठन पीएफआई है। उसको वहां पर उग्रवादी संगठन बोला जा रहा है और उग्रवादी संगठन माना जा रहा है पीएफआई को। डिटेल कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि जो सबूत पाए गए हैं वो काफी आपत्तिजनक है और संगठन पीएफआई है जिसको तत्कालिक नेस्त नाबूद कर देना जरूरी है। मीडिया प्रभारी ने पीएफआई की आतंकी संलिप्तता पर विस्तृत रूप से बात रखी, जिसमें कहा गया है कि साल 2014 में केरल सरकार ने, हाईकोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर दावा किया था वहां पर कि पीएफआई राज्य में 27 राजनीतिक हत्याओं और 86 हत्या की कोशिश के मामले में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए वहां पर 125 मामलों में शामिल है। वहां पर वो अनैतिक प्रवृत्ति भी वो चलाता है, ऐसी कुछ डिटेल सामने आई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर दिनों दिन पीएफआई की बढ़ती गतिविधियों के कारण यह आंकड़े अब काफी बढ़ चुके हैं। वहां पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, वहां पर यह डिटेल सामने आई है कि वहां पर कुछ न कुछ आए दिन यहाँ पर पीएफआई की गतिविधियां जो है वहां पर काफी अनैतिक प्रवृत्ति वहां पर बढ़ चुकी है। और एर्नाकुलम में छात्र हत्या के बाद केरल में भी 2018 में इस संगठन को बैन करने की एक मांग की गई थी, लेकिन अब तक कुछ ठोस कार्यवाही भी नहीं हुई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि कर्नाटक में हिजाब प्रकरण में भी पीएफआई की भूमिका वहां पर बहुत अहम रही है। इसके साथ ही सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के समय दिल्ली और उसके साथ उत्तर प्रदेश हिंसा में भी पीएफआई की सक्रियता की बात सामने आई थी। तो इसी तरीके से पीएफआई पर काफी सकंजा कसा हुआ है, लेकिन देखना यह रहेगा कि तंत्र इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कब करता है। उसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने केरल में पीएफआई के लोगों के आईएसआई के साथ वहां पर संपर्क की रिपोर्ट भी वहां पर दी थी। लेकिन यही नहीं, उसके साथ श्रीलंका ब्लास्ट में भी पीएफआई की जिक्र वहां पर आया था। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्री अमित शाह इसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करते हैं और केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट उसके बारे में क्या कार्यवाही करती है। तो ऐसे ही समाचार के साथ हम लोग नजर बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे समाचार की ओर। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है, उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया हुआ है और बहुत ही सटीक फैसला लिया हुआ है। क्या है वो फैसला, उसके बारे में एक न्यूज पोर्टल जो लिख रहा है वहां पर न्यूज 18 है, उसके बारे में जो न्यूज 18 ने लिखा हुआ है वो मैं यहां समाचार पढ़ूं, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ही अहम फैसला है और सभी देश के स्टेट को वहां पर यह फैसला लेना चाहिए। इस तरीके का कुछ फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ ने। डिटेल कुछ ऐसी है कि यूपी के स्कूलों में स्टूडेंट के लिए योग होगा अनिवार्य, ऐसी के डिटेल सामने आई है। तो न्यूज़ पोर्टल ऐसा लिख रहा है, न्यूज़ 18 जो न्यूज़ पोर्टल है, और दैनिक भास्कर कुछ ऐसा लिख रहा है कि यूपी के स्कूलों में स्टूडेंट के लिए योग होगा अनिवार्य। योगी सरकार का ये एक मकसद सामने आया हुआ है। क्या मकसद से ऐसा फैसला लिया गया है वो डिटेल में यहाँ पर पढ़ूं तो न्यूज़ बहुत ही अहम है। तो वहाँ पर डिटेल यूपी के वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी दी है कि केंद्र सरकार ने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, उसके साथ लखनऊ को 3 खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी COE के रूप में एक विकसित करने की सहमति दी है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जल्द ही स्कूली छात्रों के लिए योग अनिवार्य कर दिया जाएगा। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि इसी नीति के जल्द जारी होने की उम्मीद है और योगा अनिवार्य करने का मकसद राज्य के सबसे दूर दराज के हिस्सों में भी एक मजबूत खेल संस्कृति, उसके साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों का बढ़ावा देना एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन जाता है। डिटेल कुछ ऐसी है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, खेल के मुख्य सचिव है, उन्हें नवीनतम सहगल ने कहा कि एक ऐसी डिटेल दी कि नीति का मकसद 5 से 14 साल के आयु वर्ग में टैलेंट की पहचान करके वहाँ पर छोटे बच्चे की भागीदारी बढ़ाना है, खेल में रुचि रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से डिटेल दी नवनीत ने। और साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वहाँ पर पब्लिक एसोसिएशन पार्टनरशिप और साथ ही पब्लिक फेडरेशन पार्टनरशिप के साथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जो है वो मजबूत करना, एक नींव बनाना, ऐसी डिटेल सामने आई है। डिटेल नवनीत ने ऐसा बोले वहाँ पर, जो स्पोर्ट्स केंद्रीय मंत्री है वहाँ पर, तो केंद्र सरकार ने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, उसके साथ लखनऊ को 3 खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी COE की तहत के रूप में विकसित करने की एक सहमति दी है।
युवाओं को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, उसके साथ स्पोर्ट्स लॉ और उसके साथ स्पोर्ट्स डाटा एनालिसिस सहित अन्य कार्यवाही कॉलेज से वहाँ पर कर सकते हैं। और वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसका साथ एक नाम ऐसा दिया गया है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर नेशनल और स्टेट लेवल की प्रतियोगिता के लिए हर खेल में 20 सर्वश्रेष्ठ एथलीट को वहाँ पर तैयार करने की एक मुहिम की है वहाँ पर। डिटेल सहगल ने कुछ ऐसा बोले वो लोग कि आगे सहगल बोले कि होनहार युवा टैलेंट को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर होगा। डिटेल ऐसी है कि वहाँ पर यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर वहाँ पर होगा और वो खोला जाएगा, जिसमें बच्चों को वहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। गांव में बनेगी एकेडमी और यूपी के हर सेंटर में एक एकेडमी का आह्वान होगा, एकेडमी बनेगी वहाँ पर। बुनियादी खेल और फिटनेस ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए वहाँ पर डीएससी में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर वहाँ पर बनाया जाएगा और उसमें शामिल भी कई लोग होंगे। और नई पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स फेडरेशन और उसके साथ इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को एकेडमी की वहाँ पर स्थापना के लिए पट्टे पर ज़मीन की वहाँ पर दी जाएगी। वहाँ पर लोगों को ज़मीन दी जाएगी स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए और वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए ज़मीन यूपी सरकार देगी। ऐसा कुछ वहाँ पर मामला सामने आया हुआ है। खेल के मैदान के लिए निर्धारित ग्राम सभा और जमीन ग्रामीण भागीदारी की प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया और उसके साथ ही चैनल का इस्तेमाल होगा और एकेडमिक वहाँ पर जो खोली जाएगी उसमें सब लोगों को जॉब भी दी जाएगी। इसी के साथ मुख्यालयों के खेल स्टेडियमों में योग की ट्रेनिंग, उसके साथ प्रैक्टिस की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। और यूपी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कमेटी के द्वारा समाज के सभी वर्गों को वहां पर, जैसे कि महिलाएं, दिव्यांगों आदि के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया जाएगा। और वो भी यूपी के वहाँ पर सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा। ये जो मुहिम है वो देश के हर स्टेट ले सकता है। ऐसी भी एक वहाँ पर जिक्र किया गया कि जैसे यूपी में ऐसा कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से हर स्टेट में जो ऐसा डेवलपमेंट हो तो युवाओं को रोजगारी और खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। ऐसी एक डिटेल सामने आई है। अब एक तीसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग बात करें और जो 24 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ बनी है और वो भी कांग्रेस की महामारी की एक न्यूज़ बनी है, वो सबसे बड़ी वायरल हुई है। नेशनल न्यूज़ चैनल में भी ये न्यूज़ को सबसे बड़ा बढ़ावा मिला हुआ है क्योंकि अब फोकस रहा है राजस्थान के ऊपर, कांग्रेस के सीएम के ऊपर फोकस बढ़ा है। तो डिटेल कुछ राजस्थान पत्रिका की पढ़े तो कुछ डिटेल ऐसी है राजस्थान की कि कांग्रेस की कमान जो है वो ढीली हो गई है। और बात करनी है अब राजस्थान की, तो राजस्थान पत्रिका ने कुछ ऐसा वहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गहलोत के वफादारों ने राजस्थान कांग्रेस को संकट में डाल दिया है। उन लोगों ने हेडिंग ऐसा बनाया राजस्थान पत्रिका ने कि गहलोत के वफादारों ने राजस्थान कांग्रेस को वहां पर संकट में, संकट क्यों डाला है, कांग्रेस के ऊपर क्या संकट है, वो उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट मोड पे एक न्यूज़ दी है राजस्थान पत्रिका ने। वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो राजस्थान पत्रिका कुछ ऐसा लिख रहा है कांग्रेस के बारे में और अशोक गहलोत के बारे में कि अब क्या करेंगे पायलट, इस तरीके का उन्होंने हेडिंग दिया और फ्रंट पेज के ऊपर ये समाचार को स्थान दिया। तो राजस्थान में कांग्रेस रविवार को संकट में पड़ गई क्योंकि अशोक गहलोत के वफादार कई विधायकों ने वहां पर सचिन पायलट को अगले सीएम के रूप में नियुक्त करने की संभावित कदम पर इस्तीफा दे दिया है। वहां पर जो भी एमएलए है या फिर अशोक गहलोत के वहां पर मानित वहां पर जो एमएलए है उन्होंने राजस्थान में इस्तीफा दे दिया है। ऐसी एक डिटेल सामने आई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि कई विधायकों ने सचिन पायलट को अगले सीएम के रूप में नियुक्त करने के संभावित कदम पर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है उसकी एक डिटेल है। उनका विद्रोह कांग्रेस विधायक के दल की बैठक से पहले स्टार्ट हुआ है। डिटेल ऐसी सामने आई है कि वहां पे विविध न्यूज़पेपर ने भी वहां पर ये न्यूज़ ट्रोल किया है कि मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर शाम एक लंबी बैठक चली थी और उसके बाद वफादारों ने स्पीकर से सीपी जोशी ने से कहा कि वो विधायक के रूप में इस्तीफा देना चाहते हैं और दे रहे हैं। ऐसा एक डिटेल सामने आया हुआ है। कल शाम को बहुत ही बड़ी वहां पर राजस्थान में बैठक हुई थी। उसके बाद इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास पर भी गहलोत और कांग्रेस के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ अजय माकन सभी विधायकों से सीपीएल की बैठक के लिए
और आने वाले इंतजार वहां पर कर रहे थे। और उसी के साथ गहलोत के वफादारों ने दावा किया है कि 90 से अधिक विधायक जोशी के घर पर वहां पर गए, लेकिन संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है और पुष्टि नहीं हो पा रही है, जिसमें 200 के सदन में कांग्रेस के 108 विधेयक वहां पर अभी ऑलरेडी है। डिटेल कुछ ऐसी है क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत पे ऊपर भी संकट गिरा हुआ है, तो वहां पर इस्तीफे के पत्रों पर वहां पर अध्यक्ष के कार्यालय से कोई शब्द वहां पर अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन देर रात खड़गे और माकन द्वारा गहलोत के वफादारों की एक एक करके मिलने के लिए, मनाने के लिए प्रयास भी वहां पर हो रहे हैं। उसी बीच सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा के साथ मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचिर और उसके साथ महेश जोशी ने एआईसीसी पर्यवेक्षक के एक वहां पर उपक्ष में मुलाकात की थी। और उसी के साथ लेकिन वहां पर गतिरोध वो जारी रहा कि उनके लौटने पर सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अन्य वफादारों से भी कहा कि उन्होंने 3 शर्तें वहां पर रखी है। अशोक गहलोत अगर सपोज वहां पर सीएम नहीं है तो उसके साथ 3 शर्त हमारी माननी होगी। तो इसी बीच कांग्रेस जो है वो घेरावे में है, अशांति के वहां पर बादल छाए हुए हैं कांग्रेस के ऊपर। चाहते थे कि अगले सीएम पर एक फैसला कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के बाद तक छोड़ दिया जाए, और उसी साथ इसी बीच पर बात कर जोर दिया कि नए सीएम को चुनाव में गहलोत की बात होनी चाहिए और गहलोत की बात माननी चाहिए। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि 2020 में पायलट समर्थकों द्वारा विद्रोह के दौरान अनुभवी नेता के साथ खड़ा होना चाहिए था वहां पर, और ऐसी डिटेल आई है। आधी रात के करीब वफादार जोशी के घर से तीरथ वहां पर जो एमएलए थे वो वहां पर बिछड़ रहे हैं, और उसी के साथ हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। कांग्रेस अब क्या करेगा वो देखना रहेगा। लेकिन राजस्थान में इसी बीच विधायक चाहते हैं कि सीएम के बारे में कोई भी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही लिया जाए, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। वहीं पर अशोक गहलोत के वफादारों ने कहा कि विधायकों ने विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और उसी बीच निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने वहां पर कह दिया कि बाद में आला कमान द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। तो डिटेल अब ये देखी जाएगी कि अशोक गहलोत के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आती है और कांग्रेस के आला कमान जो है वो क्या फैसला लेते हैं। इसी बीच गहलोत द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले निरस्त वहां पर सीएलपी बैठक को महत्वपूर्ण कदम के रूप में वहां पर देखा जा रहा है, और इन्हीं अटकलों के बीच की पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट राज्य में उनकी जगह पर वहां पर लेंगे नहीं लेंगे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। और विविध न्यूज पोर्टल ने इस तरीके की डिटेल दी है, और साथ ही साथ वहां पर राजस्थान पत्रिका और जो वहां पर दैनिक भास्कर है उन्होंने डिटेल कुछ ऐसी लिखी कि गहलोत जिन्हें कई लोग पार्टी के शीर्ष पद के लिए वहां पर अनिच्छुक उम्मीदवार के रूप में देखते थे, उसू में शुरुआत में सीएम पद छोड़ने के लिए वहां पर तैयार नहीं दिखे। अब वहां पर देखना यह होगा कि पार्टी के आला कमान जो है वो कौन सा वहां पर रुख अपनाते हैं। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की सरकार वहां पर क्या कार्य करती है। इसी बीच आज प्रस्तावित पैदल मार्च से पहले पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे के 3 अन्य को हिरासत में भी लिया हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसके बाद क्या डिटेल आती है। अब एक सबसे बड़े न्यूज की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा, गुजरात में ले जाना चाहूंगा। गुजरात में 24 घंटे में ये न्यूज फिर से वायरल हुई है। विविध न्यूज़पेपरों ने भी ये न्यूज थोड़ी बहुत दिखाई है, लेकिन न्यूज क्या है वो मैं गुजरात के बारे में बोलूं तो वहां पर एक गुजरात समाचार और संदेश ने भी थोड़ी बहुत न्यूज देने की ट्राई की है। वो न्यूज है बिल्किस बानो केस के बारे में। क्या है ये बिल्किस बानो केस और क्यों आए दिन ये बिल्किस बानो केस के न्यूज जो है वो आए दिन गुजरात में चमकते रहते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल पढ़े और वो समाचार समझने का प्रयत्न करें। तो वहां पर एक आउटलुक न्यूज मैगजीन है, उन्होंने कुछ डिटेल का सर्वे किया, ये न्यूज का सर्वे किया, और उसी बीच उन्होंने एक न्यूज दिया हुआ है बिल्किस बानो का, वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो डिटेल कुछ ऐसी है कि बिल्किस बानो के समर्थन में आयोजित पैदल मार्च से पहले एक्टिविस्ट संदीप पांडे और 3 अन्य को हिरासत में ले लिया गया है। डिटेल क्या है वो हम लोग समझे, क्योंकि अब गुजरात में भी चुनावी माहौल शुरू हुआ है। आए दिन अमित शाह
और आपके अरविंद केजरीवाल कांस्टेंट गुजरात पे वॉच रख के बैठे हुए हैं, तो क्या ये बिल्किस बानो केस किसके ऊपर हो रहा है वो डिटेल हम लोग समझे तो डिटेल कुछ ऐसी है कि 2002 के गुजरात के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की पीड़ा झेलने वाली बिल्किस बानो के साथ एकजुटना व्यक्त करने के लिए और सोमवार को एक प्रस्तावित पैदल मार्च होनी थी। वो पैदल मार्च से पहले पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे और उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। क्यों गुजरात सरकार ने ऐसा किया हुआ है, क्यों बिल्किस बानो केस का डिटेल सामने नहीं आने दे रहे हैं, वो हम लोग समझे तो वहां पर आउटलुक न्यूज मैगजीन ने ये न्यूज लिया हुआ है, वो डिटेल फिर से मैं पढ़ रहा हूं। तो वहां पर रेमन मैग्नेसे से पुरस्कार प्राप्त वहां पर प्राप्तकर्ता पांडे और उसके साथ अन्य कार्यकर्ता पैदल मार्च में भाग लेने के लिए वहां पर निर्धारित था गुजरात में। उसी दौरान जिसका शीर्षक था बिल्किस बानो से माफी, इस तरीके का उन्होंने हेडिंग रखा था और मार्च होने वाली थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले सोमवार को यानी आज वहां पर वो ऐसी मार्च होने वाली थी अलग अलग स्टेट में और अहमदाबाद में यहाँ पर इसकी मार्च होने वाली थी जिसका शीर्षक था बिल्किस बानो से माफी, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले सोमवार को पड़ोसी वहां पर दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव जो रांधनपुर से निकलने की एक योजना बनी थी, वहां पर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और मार्च का समापन जो है वो 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला था, लेकिन ये अभी मार्च वहां पर गुजरात की पुलिस ने रोक दी है। जो लोग एक्टिविस्ट थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मुद्दे को गुजरात सरकार क्यों सामने नहीं आने दे रहे हैं और विविध न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़पेपर क्यों इसके बारे में डिटेल पूरी नहीं लिख रहे हैं, वो डिटेल हम लोग यहाँ पर आपको समझाए और वो डिटेल और वो ये न्यूज़ समझने की ट्राई करें। तो उसमें बी डिवीज़न पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि संदीप पांडे और 3 अन्य लोगों को वहां पर रात को करीब 10:30 बजे वहां पर गोधरा पंचमहाल जिले से हिरासत में ले लिया गया। वे अभी भी हिरासत में है और हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने एक बयान में पुलिस कार्रवाई की निंदा की थी और इसी बीच इसके ने कहा कि बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने के लिए वहां पर हम लोग पैदल मार्च का आयोजन कर रहे हैं और उसी बीच उन लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया। इसने कहा कि बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने के लिए पैदल मार्च का आयोजन किया गया था क्योंकि इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपने मामले में 11 दोषियों को अपनी छूट नीति के तहत उसको रिहा कर दिया था और रिहा कर दिया है। तो दोषी बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में गोधरा उपलेट जेल में उम्र कैद की वो लोग सजा काट रहे थे, उसको रिहा कर दिया गया है। संगठन ने बताया और संगठन ने बयान में कहा कि हम केवल बिल्किस से जो कुछ भी हुआ है, बिल्किस के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के जघन्य कृत्य को गुजरात के शांतिपूर्ण राज्य में न हो, क्योंकि वहां पर गोधरा में बहुत ही बड़ा मामला हुआ था और उसके मामले में ये मार्च होने वाला था, लेकिन गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस ने उसको रोक लिया है, गिरफ्तार कर लिया है उन लोगों को। 3 मार्च 2002 को दाहोद के लीमखेड़ा रांधनपुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था और उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की वहां पर हत्या भी हुई थी। वो हत्या के मामले ये गुजरात सरकार क्यों चिंतित होती है और कुछ भी न्यूज़ वहां पॉलिटिकल वे से बाहर नहीं आ रहे, ऐसा भी कई सूत्रों के द्वारा बताया जाता है। अब देखना ये होगा कि ये जो मार्च होने वाला था वो आगे होगा कि नहीं होगा, या बिल्किस बानो केस को प्रॉपर तरीके से गुजरात सरकार देखेगी या नहीं देखेगी। इसी बीच हम लोग भी ये न्यूज़ पे ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे और आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो हम लोग देते रहेंगे। अब एक बात करनी है, आगे चले तो हम लोग एक बात करते हैं मुंबई की। एक मुंबई की विशेष सीबीआई की अदालत ने भी 21 जनवरी को 2008 को हत्या
और सामूहिक बलात्कार के मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। ये इसी बिल्किस बानो केस के बारे में भी मैं आगे बता रहा हूँ कि ये जो वहाँ पर मुंबई की एक विशेष सीबीआई टीम वहाँ पर बनी थी और सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को हत्या और सामूहिक बलात्कार के मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद की वहाँ पर सजा सुनाई थी। वो गोधरा हत्याकांड में वो लोग शामिल थे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। कि डिटेल कुछ ऐसी थी कि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को वहां पर बरकरार रखा था। इन दोषियों के वहां पर 15 साल से अधिक समय तक जेल की सेवा में थे, वहां पर जेल में बंद थे, जिस बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दरवाजा खटखटाया था। उसी बीच गुजरात सरकार के बाद में अपनी 15 अगस्त को जेल से बाहर आ गए थे ये लोग पूरे। अब देखना ये होगा कि फिर से ये लोगों को सजा होती है या बिल्किस बानो केस के लिए लोग राह देख रहे हैं कि उसको सही तरीके से मुआवजा मिलेगा या गुजरात हाईकोर्ट इसके बारे में क्या फैसला सुनाती है। अब एक दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें और हम लोग हिमाचल प्रदेश का एक सबसे बड़ा हत्याकांड के बारे में बात करें तो वहाँ पर टाइम्स नाउ एक न्यूज़ पोर्टल है और न्यूज़ चैनल है, उन्होंने कुछ डिटेल ऐसी लिखी है। तो वहाँ पर डिटेल चले हम लोग हिमाचल प्रदेश की ओर, तो वहाँ पर नई दुनिया ने भी एक डिटेल सामने लाई है। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक हादसे में वहाँ पर आईआईटी के 8 छात्रों की एक मौत हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश की अब तक की 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ वहाँ पर है। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर हिमाचल में जो एक्सीडेंट हुआ है, हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक एक हादसा हुआ है, उसके बारे में डिटेल आई है कि पर्यटकों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है और जिस कारण 8 छात्राओं की वहां पर मौत हो गई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि जबकि 10 छात्रा वहां पर गंभीर रूप से घायल भी हुई है। वहाँ पर ये खेद जो है वो नरेंद्र मोदी ने भी खेद जताया हुआ है। क्यों खेद जताया हुआ है उसकी एक डिटेल जो सामने लिखी है कि आनन फानन में सभी घायल अस्पताल में वहाँ पर भर्ती किया गया है उसको, सभी छात्रा को, और ये छात्रा वाराणसी की आईटीआई में वहाँ पर पढ़ रहे थे। और ये हादसा कुल्लू में बंजार घाटी की दियागी इलाके में NH 305 क्यों कल रात करीब 8:30 बजे वहाँ पर हुआ और हादसे में 10 छात्रा घायल है, उनमें से 5 को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कुल्लू में ये जो भर्ती वहाँ पर छात्रों को किया गया है उनकी हालत अभी स्टेबल है, ऐसी भी एक न्यूज़ सामने आई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि इलाज बंजार के अस्पताल में अभी चल रहा है और घटना पर सीएम ने वहाँ पर एक डिटेल भी सामने दिखाई है और मोदी ने दुख भी जताया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए वहां पर घटना को दुखद बताया और उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूरिस्ट वाहनों के खाई में गिरने की घटना अत्यंत दुखनीय है और इसी दुर्घटना में जिन्होंने अपने को खो दिए हैं उनके परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उसी के साथ इसके साथ ही घायलों की हर संभव वहाँ मदद की जाएगी और प्रशासन काम में लगा हुआ है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने की है। अब एक बात जो वहाँ पर बड़ी सामने आई है, उद्योगपति गौतम अदानी एकनाथ शिंदे से मिले हैं, ऐसी कुछ बॉम्बे में घटना भी हुई है। उसी के साथ गौतम अदानी और रिलायंस के चेयरमैन अनिल अंबानी और वहाँ पर मुकेश अंबानी भी वहाँ पर मिले हुए हैं। ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नज़र रखेंगे, लेकिन ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के साथ हम लोग कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।